एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ऑलिगोपोली। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मोनोपोली देखेंगे एंड देन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 6.1 टॉपिक है वो क्या है, वो है सिंपल मोनोपोली इन द कमोडिटी मार्केट। तो ये हमारा टॉपिक का नाम है और उसके अंदर जो हमारा है उसको हम पढ़ेंगे, उसमें जो है हमारा मोनोपोली आएगा। ओके, तो मोनोपोली हमारा एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज़ अ सिंगल सेलर इज़ कॉल्ड मोनोपोली। एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें सेलर जो है, जो प्रोड्यूसर है, फर्म है, वो क्या है, एक सिंगल है, मतलब कि वो अकेला है, उसके अलावा और कोई भी फर्म उस मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो हमें याद रखना है कि जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, जहाँ पे फर्म सेलर होगा, प्रोड्यूसर सेलर होगा, वहाँ पे क्या होगा, मोनोपोली होगा। आगे जो हमारा लिखा हुआ है वो ये है, द कमोडिटी हैज़ नो सब्सटीट्यूट एंड एंट्री इनटू द मार्केट बाय अनदर फर्म इज प्रिवेंटेड। मार्केट का कोई जो सब्सटीट्यूट है कमोडिटी का वो नहीं है। एंड आगे क्या है कि जो मार्केट में हमारे जो क्या होता है, जो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जनरली ये होता है कि जितने भी फर्म्स है, जितने भी प्रोड्यूसर्स है, वो आ सकते हैं उस मार्केट में, चाहे कोई भी हो, सबके लिए क्या होता है, फ्री होता है वो आना जाना। लेकिन जो हमारा मोनोपोली होता है उसमें एक सेलर होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि सेलर एक होता है, तो बाकी के जो सेलर्स होंगे उनका आना क्या होगा, मना होगा, प्रिवेंटेड होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा। ओके, आगे जो हमारा वो है परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड इस चैप्टर में हम इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हम उसका रिविजन कर रहे हैं। ओके, तो चलिए रिविजन कर लेते हैं इसका परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का, क्योंकि ये हमारे बुक में भी दिया हुआ है, चैप्टर 6 में भी है। Has been defined as one where an individual firm is unable to influence the price at which the product is sold in the market. तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, जो इंडिविजुअल फर्म होता है, इसमें जो इंडिविजुअल सेलर था ना मोनोपोली में हमारा, तो वो क्या करता है, अगर मार्केट में सिर्फ सेलर एक ही है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरा मार्केट इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसका प्राइस इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन जब हम बात परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की करते हैं तो वहाँ पे जो एक इंडिविजुअल फर्म है, अगर सिंगल सेलर की हम बात करें, तो उसकी वजह से मार्केट के प्राइस में, मार्केट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर एक मार्केट है, ओके, और यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स हैं, तो अगर एक सिंगल सेलर यहाँ से सेलर निकल भी जाता है, एग्जिट कर देता है, तो भी मार्केट में इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, मतलब जो प्राइस है वहाँ पे उस पर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा एक के जाने से। ओके, आगे in that case the firm could bring into the market as much quantity the commodity as it wished and could sell it at the same price. और क्या होता है परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में, तो यहाँ का जो फर्म होता है वो जितना चाहे कमोडिटी सेल कर सकता है, लेकिन प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम प्राइस। जैसे कि मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होता है, तो आगे हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी परफेक्टली कम्पिटिटिव का देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस देखो सेम होता है, देखो हमारे इससे देखेंगे, हम ग्राफ से समझेंगे। ये क्या है, हमारा प्राइस सेम है, और ये जो हमारा क्वांटिटी है इसको सेलर बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन उसका प्राइस क्या होगा, सेम होगा। प्राइस और बढ़ेगा और घटेगा नहीं। ओके, तो ये मेरा बाल है छोटू सा। आगे हम देखेंगे, सॉरी, आगे क्या हमारा 6.1.1 मार्केट डिमांड कर्व इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व। कैसे हम समझेंगे, कैसे पता चले कि जो मार्केट डिमांड कर्व है वही एवरेज रेवेन्यू कर्व है, तो इसको हम सबसे लास्ट में समझेंगे, मतलब इस टॉपिक के लास्ट में। ओके, सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमने अभी देखा मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बढ़ता है और घटता है। तो जैसे कि क्वांटिटी हमारा क्या है, कम है, तो प्राइस हाइयर है, एंड प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखा है। द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोली shows the quantity that consumers as a whole are willing to purchase at different price. तो क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व जो होता है मोनोपोली फर्म का, वो क्या शो करता है, तो जो क्वांटिटी है कंज्यूमर का, वो एक कंज्यूमर कितना बाई करना चाहता है डिफरेंट प्राइसेस पे, दिखा रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी है। आगे क्या है हमारा, इफ़ द मार्केट प्राइस इज एट द हायर लेवल
P0, consumers are willing to purchase the lesser quantity P0 और Q0। तो अब देखो जब जो प्राइस है वो हायर होगा तो क्वांटिटी क्या होगा, इतना ही होगा। मतलब कंज्यूमर अगर ये देखेगा कि जो प्राइस है हमारा वो मार्केट में हाई है किसी भी कमोडिटी का, तो वो उसको कम से कम खरीदेगा। लेकिन अगर जैसे प्राइस लो होता है वो अपनी क्वांटिटी क्या कर देता है, बढ़ा देता है किसी भी कमोडिटी के लिए। आगे जो हमारा वो है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड क्या है हम ये देख लेते हैं। इफ़ द मार्केट प्राइस इज एट द लोअर लेवल P1, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाई अ हायर क्वांटिटी Q1। तो P1 जैसे ही क्या होता है, प्राइस लोअर हो जाता है तो क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, Q1 तक पहुंच जाती है कंज्यूमर की। दैट इज प्राइस इन द मार्केट अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड बाई द कंज्यूमर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो प्राइस है वो क्या करता है, जो क्वांटिटी है उसको अफेक्ट करता है, जो भी कंज्यूमर डिमांड करता है क्वांटिटी को उसको अफेक्ट करता है प्राइस। अगेन फॉर द मोनोपोली फर्म द प्राइस डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सोल्ड। जो मोनोपोली फर्म होता है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए क्या होता है, प्राइस किस पे डिपेंड करता है, वो कितना एक्चुअली में जो क्वांटिटी है वो कितना सेल करना चाहता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, सेम वही चीज़ है कि अगर कोई भी सेलर आया, कोई भी प्रोड्यूसर आया फर्म, वो क्या करता है, वो इतना कम अगर क्वांटिटी बेचता है तो उसका जो प्राइस उसको मिलेगा वो हायर मिल सकता है। लेकिन जैसे हमने मार्केट में देखा कि कोई चीज़ अगर कम हो जाता है, जैसे कि मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन अगर कम हो गया है तो क्या होता है, मार्केट में उसका प्राइस एकदम हायर हो जाता है। और जैसे ही अगर मार्केट में जैसे आलू आया, ठीक है, अभी हम आलू का लेंगे, तो आलू जैसे ज़्यादा अगर मार्केट में आने लगता है तो उसका प्राइस लोअर हो जाता है। आलू के दिनों में जैसा होता है कि उसका प्राइस एकदम लो हो जाता है, और जैसे ही आलू ख़त्म होने लगता है तो उसका प्राइस क्या होता है, हायर होने लगता है ना। तो वैसे ही कमोडिटी अगर कम है तो उसका प्राइस क्या होगा, हायर होगा, और कमोडिटी अगर ज़्यादा है तो उसका प्राइस क्या होता है, लोअर हो जाता है। आगे हम देखेंगे क्या है, एग्जाम्पल है एक हमारा, इस एग्जाम्पल को समझेंगे। तो इस एग्जाम्पल में लेट द डिमांड फंक्शन भी, ये पहले से भी आपको दिख रहा होगा, मैंने घेरा लगा के रखा था जिसको मुझे मिटाना पड़ा है क्योंकि मैंने एक बार इसको रिकॉर्ड करा था पहले, बस वो मेरे ही हाथों डिलीट हो गया तो मुझे दोबारा मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो क्या है हमारा, ये जो हमारा दिया हुआ है Q का वैल्यू ये दिया हुआ है, अब हम इससे क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो P की वैल्यू इस इक्वेशन से हम निकालेंगे कैसे, जैसे हमारा Q का लिखा हुआ है वैसे हम P का भी लिख सकते हैं। तो हमारे बुक में ऐसे दिया हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा हुआ कि ये कैसे कर दिया, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे चेंज कर दिया। तो मैंने एकदम अच्छे से इसको लाइन बाय लाइन लिख दिया यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा दिया हुआ है। अब देखो Q की वैल्यू हम Q नहीं, हम P की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो Q से 20 माइनस कर सकते हैं, इधर क्या बचेगा, -2P बचेगा। एंड देन हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू Q -20 अपॉन -2। यहाँ से आगे जो करना है वो है हमें कि इसे सेपरेट करके डिवाइड कर देना है। 2 इधर भी आएगा, 2 इधर भी आएगा। तो इससे हम अगर करेंगे तो हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे पास कोई भी अगर अल्फ़ाबेट होता है तो उसकी जगह पे हम 1 ले सकते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन -2, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -0.5 आएगा। तो Q तो 1 की जगह पे Q तो रहेगा ही, तो ये हमारा आ जाएगा। एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारा ये, इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, +10 हो जाएगा। एंड देन हमारे पास क्या होगा, जब अरेंज करेंगे इसको तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप लोग मिला लो कि ये जो है हमारा सेम ऐसा ही आ गया या फिर नहीं आया। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो अच्छे से समझ लो, ये बहुत इजी था, ठीक है। और अगर ये नहीं आया होगा तो मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने समझाया है। आगे जो हमारा है वो देख लो, ये फॉर्मूला TR इज इक्वल टू P इंटू Q, AR इज इक्वल टू P एंड MR इज इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। तो ये मैंने क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि इधर हमारा एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें हम अभी निकालने वाले हैं। इसमें हमें क्या पता है, जो ये हमारा शेड्यूल है, अगर इसमें इसमें कुछ नहीं, देखो हम इस शेड्यूल को निकालेंगे कैसे, हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया था P इज इक्वल टू 10 माइनस 0.5 Q, ठीक है। तो हम प्राइस कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी तो हम 1 ले सकते हैं, क्वांटिटी 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो हम एकदम शुरू से क्वांटिटी लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 का क्वांटिटी लेंगे तो देखो हमारा प्राइस 10 आया है। एंड उसके बाद हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी 1 लिया है और इस वैल्यू में जब मैंने पुट करा तो कितना है, 9.5। प्राइस 9.5 आया है, कहाँ पे, 1 की वैल्यू। तो आप देख सकते हो क्वांटिटी 1 की वैल्यू 9.5 है प्राइस। तो ऐसे ही सेम करना, हमें Q की जगह पे 2, 3, 4 आगे करते जाना है, ये हमारा जो प्राइस है वो आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब TR कैसे निकालेंगे, TR क्या होता है, P इंटू Q, P इंटू Q,
0 आया, इसको करेंगे इतना आया, इसको करेंगे इतना आया, तो टी आर हमारा निकल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्या होता है, ए आर हमने पढ़ा है क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू पी। प्राइस जो है हमारा वही होता है एवरेज रेवेन्यू, तो हमारा जो प्राइस है वही क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं, आपको पता है। मार्जिनल रेवेन्यू का हमारा क्या है, हमने लिखा है जो, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। डेल्टा टी आर और डेल्टा क्यू है, तो इसका मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1 अपॉन Q2 माइनस Q1, ठीक है। क्वांटिटी हम 1 लेंगे, ओके। तो हमारा T2 क्या होगा, क्योंकि हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे हैं, तो मैं दिखा कर लिखती हूँ, आप लोग जल्दी से इसे देखना। जो 2 की वैल्यू है, 2 लेते हैं हम, 2 और 1 लेते हैं, ठीक है। 2 की वैल्यू क्या है, टी आर में हमारा 18 है, माइनस 1 की वैल्यू क्या है, टी आर 1 की 9.5 अपॉन क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1, 2 माइनस 1, ओके। मैंने लिख दिया। अभी देखो मैंने पहले जो लिखा हुआ था वो अच्छे से मिटा भी नहीं है, तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस करके देख लो, 8.0 9.5, इसको माइनस करते हैं 5 एंड इधर क्या होगा हमारा 8.5 आ गया। तो आप देखो 2 की जो वैल्यू है, क्वांटिटी 2 की वैल्यू, मार्जिनल वैल्यू वो 8.5 है या नहीं है, देखो मिल गई है 8.5। तो ऐसे निकलता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपको पता चल गया, ये शेड्यूल हमने पूरा निकाल करके बना लिया। उसके बाद हम अब देखेंगे, इन द केस ऑफ द मोनोपोली फर्म द टोटल रेवेन्यू इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो मोनोपोली फर्म के केस में क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता है। देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता है तो फिर कैसे बनता है। इन द शेप डिपेंड इट्स सेल्फ डिपेंड ऑन द शेप ऑफ डिमांड कर्व, टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ये तो फार्मूला सबको पता है। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है तो हम डायरेक्टली इसको नहीं, जो हमारा ये है उसको लेकर के चलेंगे। मतलब ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। पी की वैल्यू हमने ये निकाला था ना इतना, तो हम इसको लिख देते हैं। जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर में यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एंड रिप्रेजेंट्स एन इन्वर्टेड वर्टिकल पैराबोला। और जो क्यू स्क्वायर जब इसका हो गया तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया इसलिए ये जो बनाएगा ग्राफ उसका होगा इन्वर्टेड जो पैराबोला होता है ना, पैराबोला ऐसे, तो उस शेप का ये बनाएगा। नॉट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये निगेटिव में भी है, ओके। तो जो कॉफिशिएंट है स्क्वायर का वो निगेटिव में है, इसलिए भी ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का नहीं बनेगा। तो अब हम ग्राफ देख लें कि हमारा जो ग्राफ बना है वो कैसा बना है टोटल रेवेन्यू का। देखो इतना बड़ा ग्राफ है, इंस्टाग्राम पे मैंने इसका प्रोवाइड करा दिया पूरा नोट्स, हाईलाइट्स सेक्शन में आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप जाकर के देख लो, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से ये वाला समझ में आए, क्योंकि कॉपी बड़ी है और जो हमारा स्क्रीन हो जा रहा है वो काफ़ी छोटा हो जा रहा है। तो मैं एक बार बस ऐसे दिखा देती हूँ। ग्राफ देखो हमारा पैराबोला बना हुआ है, बन गया पैराबोला। तो बस अब यहाँ पे देखो कोई चीज़ छोटी सी है समझने वाली, ये हमारा इतना हमने लिखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये आ गया था, ठीक है। और टी आर तो हमने पहले भी निकाल रखा है, लेकिन इस वाले वैल्यू से क्या हम निकालेंगे तो आएगा, क्योंकि वैल्यू क्वांटिटी अगर हम पुट करेंगे तो क्या हमारा उतना ही आएगा जितना है था। तो देखो पुट करके देखते हैं, क्योंकि वैल्यू हम 1 नहीं ले रहे, 2 ले रहे हैं। 1 भी लेंगे तो मेरा जो 1 का है क्वांटिटी 1 का टी आर वो आ जाएगा। तो मैंने 2 लिया है इसलिए यहाँ पे समझ लो इसे क्वांटिटी 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे करने के बाद 18 आया, तो क्वांटिटी हमने क्या लिखा है, 2 लिया है, याद रखना 2। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी हमारी क्या है, 2 है, 18 आया है। तो बस यही हमारा, ये जो हमारा शेड्यूल है वो पीछे वाला का ही है, लेकिन यहाँ पे समझना था इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। तो ये था हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व। आगे जो है वो है हमारा एवरेज रेवेन्यू का कर्व। एवरेज रेवेन्यू अगर जो भी भूल गए होंगे कि ए आर इज इक्वल टू पी कैसे होता है, तो देख लो ये फॉर्मूला कैसे होता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है टी आर अपॉन क्यू, और टी आर इज इक्वल टू होता है पी इंटू क्यू। क्यू कट गया तो हमारा पी आ गया। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये हमारा वही है, सेम टू सेम शेड्यूल। अब इसका ग्राफ आप ऊपर से देख लो, फटाफट देखो, और नहीं समझ में आए क्योंकि यहाँ से वैसे मतलब ग्राफ अच्छे से नहीं दिखेगा पूरा, तो आप जाकर के इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेक कर लेना एक बार। मैं पढ़ा देती हूँ कि आगे क्या है। द पी वैल्यूज रिप्रेजेंट द मार्केट डिमांड कर्व। पी वैल्यू क्या कर रहा है, मार्केट डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। पीछे भी था, ये जो हमारा कर्व है वो क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है। देख लो ये कर्व की बात हो रही है, ये जो हमारा बना है वो क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है, ओके।
अब आगे क्या है, द AR कर्व विल देयरफॉर लाई एग्जैक्टली ऑन द मार्केट डिमांड कर्व। और जो AR कर्व है वो कहाँ पे एग्जैक्टली है, मार्केट डिमांड कर्व पे ही लाइक कर रहा है, मतलब जो मार्केट डिमांड कर्व है हमारा वही क्या है, AR कर्व है। दिस इज एक्सप्रेस बाय द स्टेटमेंट दैट द मार्केट डिमांड कर्व इज एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर मोनोपोली फर्म। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना, प्रूफ हो गया ये चीज़ कि जो हमारा डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व, वही क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो स्टार्टिंग था हमारा वो लास्ट में समझ में आ चुका है कि कैसे हुआ ये। आगे है हमारा मार्जिनल कर्व जो हमने बनाया है, तो ये हमारा शेड्यूल हो गया और आप फटाफट इसको देख लो, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमारा माइनस में चला गया था, निगेटिव, तो ये निगेटिव हमारा नीचे आ गया है। ओके, आगे क्या है हमारा वो देख लेते हैं हम, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यूज। ए क्या हमारा, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव एंड व्हेन टोटल रेवेन्यू शोज अ फॉल मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव। तो क्या होता है, जब टोटल रेवेन्यू राइज करता है तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है, एंड जैसे ही टोटल रेवेन्यू फॉल करता है वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, नेगेटिव होने लगता है। तो ये चीज़ हमने टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में भी पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, जब हाई होता है मतलब राइज करता है तो क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो भी पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे ही वो फॉल करने लगता है वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू क्या, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, वो निगेटिव हो जाता है। तो सेम टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के साथ भी वही हो रहा है। इसका ग्राफ भी मैंने बनाया तो उससे भी आपको समझा दूंगी एक बार। बी क्या है, रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो रिलेशन देख लेते हैं किसमें, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में। इफ द AR कर्व इज स्टेपर्ड देन MR कर्व इज फार बिलो द AR कर्व। तो क्या होता है, जब AR कर्व स्टीपर होता है तो MR कर्व क्या होता है, उससे बिलो जाता है, काफ़ी दूर, मतलब काफ़ी नीचे हो जाता है। तो ये देखो हमारा है क्या है, ये फर्स्ट का ग्राफ, टोटल रेवेन्यू जब राइज करता है, ये राइजिंग पॉइंट पे है, ये हमारा राइजिंग पॉइंट है, तो यहाँ तक क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। जैसे ये फॉल करना शुरू हुआ वैसे ही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, निगेटिव में चला गया। दूसरा जो हमारा है वो है AR एंड MR का रिलेशन। तो उसमें क्या है, जितना ये स्टीपर होता है उतना ही क्या होता है, जो हमारा ये मार्जिनल और रेवेन्यू होता है वो फार चला जाता है, फार बिलो। ओके, आगे क्या हमारा रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू, क्योंकि हमने TR MR का रिलेशन देखा, AR MR का देखा और TR और AR का भूल चुके थे, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना दिया है। तो इसमें बेसिकली क्या है, द वैल्यू ऑफ AR कैन बी फाउंड फ्रॉम द TR कर्व फ्रॉम एनी लेवल ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। तो AR की वैल्यू हम फाउंड कर सकते हैं TR से। देखो कैसे फाउंड कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है 42 है, TR दिया हुआ है 42 और ये 6 हमारा क्या है, आउटपुट है, हमारे पास AR नहीं है। तो AR हम TR से कैसे फाउंड कर सकते हैं, AR अपॉन TR अपॉन Q होता है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि नहीं AR अपन तो P होता है, तो P ऐसे ही होता है मेरे भाई। देखो TR इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू Q होता है और नीचे क्या हमारा Q है, तो ये कट जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, TR की जगह पे हमने ये लिखा था तो क्या हुआ, TR इज इक्वल टू P आया, तो क्या हो गया हमारा TR इज इक्वल टू P, तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, AR हमारा P आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो हम यहाँ लिख रहे थे P इंटू Q, Q कट जाएगा तो P बच जाएगा। तो इसलिए हमारा ये जो लॉन्ग फॉर्म है TR अपॉन Q वो अभी यहाँ पे काम करेगा। TR है 42 एंड ये क्या है 6 है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा, AR इज इक्वल टू। तो हमारा TR से AR निकल चुका है और यही हमारा बेसिकली बुक में दिया हुआ, तो जो मैंने समझा दिया। आगे देख लो, आगे क्या है हमारा 6.1.3 मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनका भी रिलेशन हम देख ही लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 व्हेन MR इज अ पॉजिटिव value and becomes less than the unity when MR has a negative value। तो क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एक से ज़्यादा होता है। कब एक से ज़्यादा होता है, जब MR की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड बिकम लेस देन द यूनिटी व्हेन MR हैज़ नेगेटिव वैल्यू। और जैसे ही MR का वैल्यू नेगेटिव होता है वैसे ही क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी घटने लगता है, कम होने लगता है। आगे है एज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज MR वैल्यूज बिकम स्मॉलर एंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो बिकम्स स्मॉलर। और क्या है हमारे पास कि जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है वो अगर इंक्रीज करती है तो MR वैल्यूज क्या होता है, स्मॉलर होता है, और इसी के साथ साथ जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी क्या होता है, स्मॉलर हो जाता है। तो अब हम ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ से नहीं शेड्यूल से समझेंगे।
अब ये शेड्यूल में हम ये देखें, क्वांटिटी हमारे पास 1 है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, 1 है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था मोर देन 1 वाला देख लेते हैं। जब क्या होता है, MR की वैल्यू पॉजिटिव होती है। MR की वैल्यू पॉजिटिव लास्ट कहाँ दिख रही है, ये देखो, ये हमारा MR है, ठीक है। अब देखो MR में लास्ट पॉजिटिव कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है पॉजिटिव, ये 1 है। इसके ऊपर वाला जितना भी है वो क्या है, पॉजिटिव है ना, मोर देन 1 है ना इसकी वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी की। और जैसे ये क्या होता है, निगेटिव जाता है, ये भी क्या होता है, कम होने लगता है। एक ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या पढ़ी हमने कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जब इंक्रीज करता है, ये क्वांटिटी है हमारी, ये क्वांटिटी है हमारी, तो ये इंक्रीज करता है तो क्या होता है, MR घटता है। और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी क्या होता है, घटता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में नहीं भी आई होंगी तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, फॉर्मूला भी मैंने बताया था, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। इस पे एक क्वेश्चन नहीं, वैल्यू मैंने पुट कर लिया है क्वांटिटी वाला। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, फिर उसके बाद इसको फिर ऊपर नीचे करके काट देंगे इसको। तो इसमें क्या करें, क्वांटिटी हम 2 - 1 ले लेते हैं, मतलब जो क्वांटिटी 2 है वो 2 है और क्वांटिटी 1 क्या है, 1 है। तो क्योंकि हमने क्वांटिटी ऐसे ही लिया 1 2 3 करके, तो माइनस करेंगे 1/1 × 100। अब इसमें क्या करेंगे, P2 की वैल्यू क्या है हमारी, क्वांटिटी 2 की वैल्यू तो 2 ही थी, लेकिन P2 की वैल्यू क्या है, 9 है, एंड P1 की वैल्यू क्या है, 9.5। तो 9 - 9.5, देखो 9 - 9.5 हो गया, और P की वैल्यू क्या है, 9.5 है, P1 × 100। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.5, एंड इसको जब कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 19 आएगा। तो 100/19 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास काटना भी तो है, देखो ये लोग कैसे हैं, इसको ऐसे ही करके काट देना है। तो 10/1 आया है हमारा फर्स्ट वाले में। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो क्या होगा, 19 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो ये दोनों कट जाएगा, और क्या आ गया वैल्यू हमारा, 19 आ गया। तो देखो 1 की वैल्यू 19 है या नहीं है, आ गया ना, प्राइस इलास्टिसिटी 19। तो ऐसे निकालना है इसको, तो मैंने निकाल कर बता दिया। और आपको तो मार्जिनल वैल्यू रेवेन्यू निकालने आता ही है। आगे क्या है हमारा, आगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म। तो इस केस में हम क्या देखने वाले हैं, देखो क्या देखने वाले, जो लिखा हुआ है उसको पहले पढ़ लो। इन दिस केस TC इज 0, प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन TR इज मैक्सिमम। तो क्योंकि हम जो केस लिए हैं वो 0 का है, 0 कॉस्ट का, तो जब TC जो हमारा आउटपुट लगा हुआ है इसमें 0 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, जितना TR मैक्सिमम होगा उतना ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लाइक देखो यहाँ पे, देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये भूत दिख रहा है, भूत, ये ऑनर है, ठीक है, ये ऑनर है, और ये हमारा वेल है, मान लो ये वेल है। अब इस कुएं का एक अकेला ऑनर है। अब इसमें से जितने भी विलेज हैं, क्योंकि उनके पास और कोई साधन है नहीं कि वो पानी ले सके, तो वो इसी कुएं से पानी ले जाते हैं। तो इसने क्या किया, पानी बनाने में तो इसका कोई कॉस्ट नहीं लगा, मतलब कोई खर्चा नहीं हुआ इसका, लेकिन इससे एक बाल्टी पानी का वो क्या लगता है, 1 बाल्टी पानी का 5 रुपये लेता है। तो 10 बाल्टी का कितना हुआ, 5 ही हुआ ना, तो 5 × 10 करेंगे ना हम, 1 बाल्टी का 5, तो 10 का कितना हुआ, 5 × 10। तो टोटल जो हमारा रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू भी वही होता है P × Q, तो हम करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो अब क्या, हमारा जो टोटल रेवेन्यू आया वही इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि TC तो इसका कुछ लगा ही नहीं। तो जब केस जब 0 का होता है, मतलब कि कॉस्ट अगर 0 लगा हुआ होता है, तो TR जितना मैक्सिमम है उतना ही क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। ओके, आगे जो हमारा इन द लॉन्ग रन, अब लॉन्ग रन में क्या है वो देखते हैं। Other firms are prevented from entering the market. The profit earned by the monopoly firm do not go away in the long run. Long run में क्या होता है कि मोनोपोली के द्वारा जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो किसी और के पास नहीं जाता है। लाइक देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक हमारा मार्केट होता है, ठीक है, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। तो उसमें क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ की, जैसे बहुत सारे फर्म्स आ गए, ओके, बहुत सारे फर्म्स आ गए, तो किसी चीज़ की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, लाइक प्राइस कम हो रहा है किसी भी चीज़ का। तो अगर किसी भी किसी भी प्रोड्यूसर को अगर लॉस होने लगे तो वो क्या करेगा, वो इस मार्केट को छोड़कर चला जाएगा, इस बिजनेस को छोड़ देगा। तो एक चला गया, दूसरा भी चला जाएगा, हो सकता है 2-3 चला जाएगा, तो उनकी जगह का जो प्रॉफिट होगा वो इन सबको होगा ना। मार्केट में इन लोगों का प्राइस तो थोड़ा और बढ़ेगा जब जैसे ही ये लोग जाएगा। तो मतलब जितना क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, जैसे देखो सिंपल आलू वाला ही ले लो,
जो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं बार बार वही लेती हूँ, पता नहीं क्यों। अब आलू बाजार में ज़्यादा आने लगा तो क्या होगा, आलू की वैल्यू कम होगी तो मतलब लॉस किसको होगा, सारे लोगों को होगा जो भी आलू बेच रहे। और जैसे ही जो आलू बेचने वाले हैं वो 4-5 लोग गायब हो गए मार्केट से, ठीक है, तो कितने लोग बचे, कम बचे ना सेल करने वाले, तो क्या होगा, आलू का तो प्राइस बढ़ेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो क्वांटिटी कम होगी तो बढ़ेगी। लेकिन मोनोपोली फर्म में क्या होता है कि वो किसी और के पास प्रॉफिट नहीं जाता है, वो मोनोपोली का अपना ही होता है। और एक चीज़ और है, जब तक मोनोपोली को नॉर्मल प्रॉफिट होता है तब तक वो छोड़ के नहीं जाता है। फिर कोई भी जो परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट में भी यही होता है कि जब तक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है एक बिजनेसमैन को तब तक वो छोड़कर नहीं जाता है। आगे देखो आगे क्या है, आगे इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट इन द टर्म ऑफ टोटल कर्व। टोटल कर्व के टर्म में देख लेते हैं हम, TR माइनस TC तो होता ही है, सबको पता है प्रॉफिट। इफ द क्वांटिटी Q1 इज प्रोड्यूस द टोटल रेवेन्यू इज TR1 एंड टोटल कॉस्ट इज TC1, डिफरेंस TR माइनस TC इज द प्रॉफिट रिसिव्ड। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट रिसिव्ड हुआ। अगर Q1 पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो हमारा लेंथ है वो क्या है, यही हमारा प्रॉफिट। आगे है, इफ TC इज ग्रेटर देन TR देयरफॉर प्रॉफिट इज नेगेटिव एंड फर्म मेक लॉसेस। और जहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, TC है, अब TC से कम है, ये जो TR है हमारा यहाँ पे जहाँ कट रहा है Q2, तो यहाँ पे कम हो जा रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पे जो फर्म का जो प्रॉफिट था वो निगेटिव हो गया और लॉस में चला गया वो। आगे हमारा अदर नॉन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, नॉन परफेक्टली है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसी में आया है। तो जो हमारा सेकेंड था टॉपिक, जो 3 टॉपिक हमने स्टार्टिंग में देखा था जिसमें हमें पढ़ना था, तो उसमें सेकंड वाला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा अभी आया एंड सेकंड लास्ट टॉपिक है ये। अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द नंबर ऑफ फर्म्स इज लार्ज, देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट बट द गुड्स प्रोड्यूस बाय देम आर नॉट होमोजेनस। तो एक मार्केट जहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स क्या है, लार्ज हैं और फ्री एंट्री और एग्जिट है, वहाँ पे क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, बट इनका जो गुड्स होता है वो नॉट होमोजेनस, मतलब नॉन होमोजेनस होता है, ओके, होमोजेनस नहीं होता है। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ हमारे बुक में बिस्किट का। तो बिस्किट के ब्रांड्स अलग अलग होते हैं, सारे बिस्किट के टेस्ट अलग अलग होते हैं, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टेस्ट और प्राइस के अकॉर्डिंग हम किसी एक बिस्किट में शिफ्ट हो जाता है और हमेशा वही बिस्किट खरीदते हैं। लेकिन एक जगह क्या होता है कि उस बिस्किट का सेलिंग अगर ज़्यादा होने लगता है तो उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, उससे जो कम दाम वाले बिस्किट्स होते हैं उसमें शिफ्ट होने लगते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ही एग्जाम्पल दिया हुआ था कि जैसे ही क्या होता है कि एक का प्राइस बढ़ने लगता है तो दूसरे में हम शिफ्ट होने लगते हैं। आगे 6.2.2 हाउ डू फर्म्स बिहेव इन ओलिगोपोली। Oligopoly is a commodity market occurs when there are a small number of firms producing a homogeneous commodity. तो यहाँ पे क्या होता है, ओलिगोपोली में एक ऐसा मार्केट जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, मोर देन वन सेलर, बट नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, कुछ ही होते हैं, एक से ज़्यादा लेकिन कुछ। डुओपोली क्या होता है, एग्जैक्टली 2 सेलर्स।